लेखन कला और शहरी जीवन। इतिहास को समझने के लिए एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ये हमारे लिए अत्यावश्यक है कि हम किसी भी समाज की तत्कालीन लेखन शैली से परिचित हों और साथ ही लेखन शैली से परिचय के साथ उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को समझ सकें, ये बहुत आवश्यक है। शहरी जीवन, यह भी इतिहास के लिए एक विद्यार्थी के नाते बहुत ज़रूरी है जानना कि किसी भी सभ्यता में क्या शहरी जीवन था, यदि था तो कितना था, क्योंकि शहर एक विकास की ओर इशारा करता है, जैसे कि लेखन कला भी। सबसे प्राचीन मानव जब उसको थोड़ी समझ आई तो उसने संकेतों से बातचीत करनी शुरू की और जैसे जैसे वह परिपक्व होता गया, आधुनिक होता गया, वो कुछ नई कलाएं विकसित करने लगा और पारंगत होने लगा। उसी में लेखन कला एक है। तो लेखन कला और शहरी जीवन, ये जो दो बिंदु हैं जिस पर हम आज बात करेंगे, ये किसी सभ्यता की विकास की गाथा बताते हैं। यदि किसी सभ्यता को लेकर सतत रूप से उनकी लेखनी और उनके शहरी व्यवस्था पर चर्चा हो रही है तो ये स्पष्ट है कि वह सभ्यता निश्चित रूप से बहुत आगे, बहुत विकसित रही होगी। तभी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य या सांकेतिक भाषा की चर्चा कम होकर हम लेखन कला की चर्चा कर रहे हैं और साथ ही शहरी जीवन की चर्चा कर रहे हैं। ये तो हुआ एक बिंदु। दूसरा, लेखन कला, लिखने की जो शैली है या लिखने की जो बातें हैं, जिस सभ्यता में लोगों को लिखना आता है वे अपनी लेखनी का उपयोग विभिन्न माध्यमों में करते हैं, चाहे वे अभिलेख हों, चाहे वे शिलालेख हों या अन्य कुछ जरिए हों, पत्ते हों आदि आदि, और आधुनिक युग में कागज हो और अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर। तो ये अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का एक जरिया होता है और इनकी लेखनी से ये पता चलता है कि वे लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी विचारधाराएं थी आदि आदि। तो लेखन कला किसी एक सभ्यता को समझने के लिए बहुत अहम है। और ऐसे ही शहर और विकास, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि विकास हो रहा है तो ग्रामीण परिवेश धीरे धीरे शहर के रूप में परिवर्तित होगा, या यदि शहर बन रहे हैं अर्थात विकास हो रहा है। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करें कि इतिहास में हम ऐसे किस सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक हमारे अपने मकसद के लिए लेखन कला और शहरी जीवन है। अर्थात ये तो तय है कि ये सभ्यता बहुत आगे, बहुत विकसित रही होगी, तभी तो ये शीर्षक दिया गया है। हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के सभ्यता की। मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म वर्तमान में जो इराक है, मिडिल ईस्ट, उस क्षेत्र का जो एक देश है इराक, जो वर्तमान में बहुत तहस नहस हो रहा है, बड़ी दुर्दशा की स्थिति में है राजनीतिक कारणों से, उस क्षेत्र को हजारों साल पहले, आज से 5000 वर्ष पहले उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो हमें ये पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व क्षेत्र की बात कर रहे हैं और
इस सभ्यता का विकास दो नदियों के बीच में हुआ। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है जल के मध्य का क्षेत्र। जल के मध्य का क्षेत्र। आप देखेंगे कि ये जो एरिया है इसके दोनों तरफ जल है और दो नदियों के बीच का एक क्षेत्र है। ये दो नदियां हैं दजला और फरात। दजला नदी और फरात नदी इस क्षेत्र की उतनी ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जितनी कि हमारे यहाँ गंगा यमुना। दोआब का क्षेत्र वह भी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। उसी प्रकार यहाँ भी मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि एक तरीके के दोआब का क्षेत्र है जो इराक क्षेत्र है और दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसकी जो निचली घाटियाँ हैं वहाँ पर इन सभ्यता का जन्म हुआ और इन फरात नदियों के घाटियों में ये नदियाँ मूलतः काकेशिया के दक्षिण स्थित पहाड़ियों से निकलती हैं। काकेशिया उसके दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और बहते हुए फिर फारस की खाड़ी की ओर चली जाती हैं। फारस की खाड़ी में डूब जाती हैं, वहाँ पानी इनका चला जाता है, वहाँ गिरती हैं। और इसका जो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जो पूरा क्षेत्र है यह क्षेत्र इराक कहलाता है जो पूर्व में मेसोपोटामिया कहलाता था। मेसोपोटामिया का अर्थ मैं पुनः बता दूं, जल के मध्य का क्षेत्र। नदियों के बीच और निचले भागों में स्थित प्रदेश को मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। जो निचला भाग था उसको नदी का नाम दिया गया और जिसका अर्थ ही है नदियों के बीच का प्रदेश। इन नदियों के मुहाने के पर एक सभ्यता पनपी। यदि हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको याद रखना होगा कि तीन अलग अलग सभ्यताएं वहाँ पनपी, जिसमें पहली सभ्यता थी जो नदियों के मुहानों पर हुई। और वो मुहाना मतलब बिल्कुल वो जो क्षेत्र है जो समुद्र में जाता है वो मुहानों पर हुई और वहाँ की सभ्यता सबसे पहले कहलाई थी कि सुमेरिया। उसके बाद बीच का जो क्षेत्र है वहाँ बेबीलोन की सभ्यता। मुहाने पर सुमेरिया, बीच के क्षेत्र पर बेबीलोनिया और उत्तर में अर्सीरियन सभ्यता का विकसित हुई, अर्सीरियन सभ्यता का विकास हुआ। हम इन तीनों सभ्यताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता के तहत पढ़ेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे। भौगोलिक संरचना इस क्षेत्र की जानने के बाद हमें स्पष्ट हो गया होगा कि हम मध्य पूर्व क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वह क्षेत्र जो आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हम दो प्रसिद्ध नदियों के बीच की बात कर रहे हैं, दजला और फरात नदी के बीच, और साथ ही हम तीन विभिन्न सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, सुमेरिया, बेबीलोनिया और अर्सीरियन सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं इतनी विकसित थी कि हम इन्हें शहरी सभ्यता कह सकते हैं। वहाँ लेखन कला इतनी विकसित थी कि इन सभ्यताओं की जानकारियाँ मुख्यतः हमें उनकी लिखित पट्टिकाओं से ही मिलती हैं। दूसरे शब्दों में लेखन कला अत्यधिक विकसित थी। कई भाषाएं थी उनकी, एक के बाद एक 2-3 बोलियां आई, एक विकसित हुई फिर वह समाप्त हुई, फिर नई बोली आई, विकसित हुई, समाप्त हुई, फिर नई बोली आई, और उसी प्रकार लेखन का कार्य भी चला। चलिए अब हम चलते हैं वहाँ की भौगोलिक संरचना और एक इंट्रोडक्शन, भूमिका जानने के बाद अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं और वह है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की खोज कैसे हुई? सिंधु घाटी की सभ्यता जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी, उसकी खोज 100 वर्ष पूर्व हुई। लगभग 1911-1910 के आसपास सिंधु घाटी की सभ्यता आज के लोगों को मालूम हुई।
तत्कालीन समाज को मालूम हुए। और 5000 साल पुरानी सभ्यता आज से 100 वर्ष पूर्व मालूम हुई, अर्थात लगभग 4000 साढ़े 4000 वर्ष तक इस सभ्यता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और यही हाल मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी था। ये सब सभ्यताएं शुरू होती हैं, पनपती हैं, विकसित होती हैं और उसके बाद कुछ ऐसे कारण, चाहे वो भौगोलिक कारण हो या मौसमी कारण हो, जलवायु का प्रभाव हो, आबादी का प्रभाव हो, आक्रमण हो, राजनीतिक कारण हो, कि फिर उसके बाद अपने पूर्ण विकास के बाद वो अचानक समाप्त हो जाती हैं और लुप्त हो जाती हैं, इतिहास के पन्नों में कहीं दब जाती हैं, जिससे लोगों की नज़र नहीं पड़ पाती। सौभाग्य से जैसा सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी हमें सर जॉन मार्शल, राखलदास बैनर्जी आदि लोगों के माध्यम से हुई, उसी प्रकार मेसोपोटामिया की जानकारी भी हमें मिलती है। आखिर इसकी खोज हुई कैसे, इसकी बात करें तो ये हम जान लें कि सिंधु घाटी की तरह ये सभ्यता की जानकारी भी 19वीं सदी के पूर्व किसी को नहीं थी। और जैसे 19वीं सदी आई, उसके प्रारंभ में सर लियोनार्ड वुली, मैं पुनः दोहरा दूं, सर लियोनार्ड वुली, इन्होंने इसकी खोज की। इराक के एक शहर उर, उर, इस शहर की खुदाई प्रारंभ की। जैसे राखलदास बैनर्जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए खुदाई शुरू की थी, उसी प्रकार यहाँ पर सर ओली ने भी खुदाई प्रारंभ की मेसोपोटामिया में, और भवनों के खंडहर, कुछ शिलालेख, कुछ पट्टिकाएँ, कुछ कलात्मक वस्तुओं का भंडार और न जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें उन्हें खुदाई में मिली, जिसने दुनिया के सामने एक पुरानी सभ्यता खोल दी। इन्हें देख के दुनिया भौचक्की रह गई और इस सभ्यता, इस जगह में पाई जाने वाली वस्तुओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर इतना खींचा कि तुरंत ही उर के बाद अन्य 3 क्षेत्रों में भी पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की, जिसमें एक क्षेत्र था बाबुल, जिसे हम बेबीलोन कहते हैं, दूसरा था निनेवे और तीसरा था लगाश। इस प्रकार हम ये जो निरपुर, निवेश, लगाश, इन जगहों में जब खुदाई करवाई गई तो 1850 में 1850 में अंग्रेज अन्वेषक रॉलिंसन ने इराक में, अब एक नया आदमी आता है रॉलिंसन, उसने इराक में बिहसलून के निकट एक उच्च पर्वत पर, बिहसलून के पास एक ऊंचे पहाड़ पर एक राजा, बहुत पुराना ईरानी राजा जिसका नाम था डैरियस, बहुत प्रसिद्ध राजा है, उसे डैरियस का लिखवाया गया एक उसे शिलालेख मिला। शिला माने पत्थर, पत्थर में लिखा हुआ रॉलिंसन को एक शिलालेख मिला, जिसे उसने साबित करने की कोशिश की कि यह महान ईरान के राजा डैरियस, जिसे हम पारा प्रथम भी कहते हैं, उसका था, उसके द्वारा लिखवाया गया था और यह शिलालेख उसने प्राप्त किया। और इस शिलालेख के साथ मेसोपोटामिया सभ्यता का और खुलासा हुआ। ये जो शिलालेख था, ये फारसी और बेबीलोनियन दोनों भाषा में लिखी गई थी। ऊंची पहाड़ी से उसे लाया रॉलिंसन ने, उसका अध्ययन किया और फिर उसका जो कंटेंट है, उसमें जो लिखा हुआ है, उसे दुनिया को सुनाया, पढ़ के उसने बताया। ऐसा करते हुए उसने दुनिया के सामने एक नई सभ्यता का रहस्य खोल दिया और रॉलिंसन उस सभ्यता के साथ अमर हो गया। दूसरा शिलालेख 1909 में
इराक में ही वहाँ के एक प्राचीन नगर मूसा में मिला। और उस शिलालेख की खासियत ये थी कि वह एक काले पत्थर का था, काले पत्थर का बना था और बेबीलोनियन भाषा में था। तो यहाँ जब उसका अध्ययन किया गया, जब उसकी गहराई से जानकारी उसके बारे में एकत्रित की गई, तो मालूम हुआ कि ये जो शिलालेख है, ये एक तरीके से उसमें कानून संहिता अंकित है, यानी पूरा कानून उस शिलालेख में लिखा हुआ है। शासन के बारे में, शासन व्यवस्था और उससे संबंधित कानूनों का विवरण उसमें लिखा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा राजा था, किस काल का राजा था, जिसने विस्तृत रूप से इन कानूनों को पत्थरों में, शिलालेखों में लिखवाया है और उसको अलग अलग जगह भेजा है। यदि आपको याद होगा तो भारत में भी अशोका के द्वारा लिखे गए महान सम्राट अशोक के शिलालेख विभिन्न जगहों पर पाए गए, और उन्हीं शिलालेखों के उपस्थिति जहाँ जहाँ हुई, वहाँ से हम अंदाज लगाते हैं कि वह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा रहा होगा। उसी प्रकार ये शिलालेख जब मूसा में जो मिला, जिसमें कानून संहिता का विवरण था, तो एक बहुत नई सभ्यता, एक अलग सभ्यता दुनिया के सामने प्रकाश में आई। और यहाँ से चला एक नया दौर खुदाई का, खोज का और पुरातत्वविदों के लिए एक नई जगह। इसी के कुछ समय बाद ही सिंधु घाटी की सभ्यता की भी खोज हुई थी 1910-11 में। आप सोच सकते हैं कि कैसे उस काल में हम नई नई सभ्यताएं खोजने में सफल हुए और किस प्रकार शिलालेखों ने इन सभ्यताओं की खोज में हमें भरपूर मदद की। मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यताएं दजला फरात नदियों की घाटियों में, जैसा आप देख रहे हैं नक्शे में, कई प्राचीन सभ्यताओं का उत्थान हुआ, उनका पतन भी हुआ, सतत रूप से उतार चढ़ाव होता रहा। और इन्हीं सभ्यताओं में सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन और काल्डियन सभ्यताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि ये वो सभ्यताएं हैं जिनके कारण वह क्षेत्र विशेष रूप से इतिहास में जाना जाता है। हमारे लिए यहाँ 3 सभ्यताओं का ही अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके संबंध में कहा जाता है कि सुमेरिया ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोन ने उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, बहुत ऊंचाइयां दी, और अंत में असीरिया ने इसे ग्रहण किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता मानक इतिहास में अद्वितीय और सर्वाधिक रचनात्मक मानी जाती है, सर्वाधिक रचनात्मक रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा विस्तार से जानें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक मानक इतिहास, यहाँ की सभ्यता एक तरीके से एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क रही है। अन्य सभ्यताओं की तुलना इस सभ्यता के आधार पर की जाती है, और इसीलिए मेसोपोटामिया अत्यधिक प्रसिद्ध है, अद्वितीय है। इस सभ्यता का राजनीतिक इतिहास क्या है? वहां के राज्य कैसे थे? क्या उतार चढ़ाव हुए? सुमेर की सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी थी, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से ज्यादा यह उन्नत हो चुकी थी। और विद्वानों का तो कहना है कि यहाँ पे जो शहर थे वे शुरू से सिंचाई योजनाओं के नियंत्रण केंद्र थे, वाणिज्य
और उद्योग के केंद्र भी बन गए थे। ये सब प्रारंभ से ही हो गया और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध शहर थे वे एरेक, एरिडू, लगाश और उर। ये सभी शहर किसी न किसी छोटे राज्य की राजधानी थे, लेकिन इनकी जो संस्कृति थी, इनके जो संस्कृति का स्वरूप है, उसमें बड़ी एक रूपता दिखती है। सब लगभग एक दिखते हैं, एक जैसे लगते हैं। यद्यपि इनके बीच में, इन छोटे छोटे राज्यों के बीच में लगातार युद्ध चलते रहे, लड़ाइयां होती रही, लेकिन अंततः 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास, याद रखेंगे मैं ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूं, 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास उर के राजा बहुत शक्तिशाली हो गए और उनका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी फैलना पड़ा। ये उसी तरह की बात हुई जैसे मगध। भारत के इतिहास की यदि बात करें तो मगध ने अन्य राज्यों के ऊपर एक तरीके से अपना विस्तार बढ़ाया और वही हाल यहाँ पर उर का हुआ। उर ने भी अपना प्रभाव क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों पर फैला दिया। अक्काड के राज्य में भी सुमेर राज्यों के समकालीन बड़े शक्तिशाली थे। इन दोनों राज्यों यानी अक्काड और सुमेर, इनका इतिहास लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में शुरू होता है। अक्काद इस राज्य के निवासियों ने सुमेर के निवासियों से बहुत से रीति रिवाज और उनकी बहुत सारी संस्कृति को अपना लिया था। सन 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग एक बहुत शक्तिशाली राजा, उसने सुमेर और अक्काद दोनों को मिलाकर एक राज्य बना दिया और अगादे नाम की जगह को इस राज्य की राजधानी घोषित किया। मेसोपोटामिया के इतिहास की दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण घटना जिसका उल्लेख करना वहाँ जरूरी है, वह है कि बेबीलोन में एक नए राजवंश का उदय हुआ। सभ्यता का बढ़ना और पनपना एक तरफ है, लेकिन यदि उसे एक उचित समुचित राजवंश का वरदहस्त मिल जाए और वह राजवंश अपना शासन सुचारू रूप से चलाए तो उससे सभ्यता को विकास में चार चांद लग जाते हैं। और यही यहाँ हुआ और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह इसकी एक बहुत दूसरी महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। 1792 ईस्वी पूर्व में हम्मुराबी नाम का शासक था। हम्मुराबी 1792। हम्मुराबी एक बहुत महान शासक साबित हुआ। वह मात्र महान शासक ही नहीं था, बल्कि एक बहुत महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक और न जाने उसके पास कितने ऐसे गुण थे जो एक शानदार व्यक्तित्व में होने चाहिए, खासकर राजाओं में। और हम्मुराबी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसी की विधि संहिता का लोहा आज विश्व मानती है। वह जो शिलालेख मिला था जिसमें कानून संहिता लिखी हुई थी, ये उसी हम्मुराबी की विधित संहिता का ही हिस्सा थी। दुनिया ने पहली बार जाना कि विश्व इतिहास के पन्नों में यह एक मुख्य पन्ना बन गया जिसमें संविधान, तत्कालीन कानून, तत्कालीन कहना चाहिए कि तत्कालीन विधान का विस्तार से हम्मुराबी ने उल्लेख करवाया और ऐसे शिलालेखों को उसने जगह जगह लगवाया जो बाद में और स्पष्ट हुआ। उसने वर्तमान इराक को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य किया और इसीलिए उससे हम साम्राज्य निर्माता भी कहते हैं।
इसके साथ ही विधि निर्माता तो हमने कहा ही है उसे। 1600 ईस्वी पूर्व दुर्भाग्य से 1792 में हम्मुराबिया था और सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा जब यह सभ्यता लगभग समाप्त प्राय हो गई। 1600 ईस्वी पूर्व में यह सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई और हिटाइटस नाम के आक्रमणकारियों ने यहाँ पर हमला बोला, इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया और एक तरीके से ये सभ्यता समाप्त हो गई। आखिर हिटाइटस आए कहाँ से थे? तुर्की नक्शे में यदि आप देखें तो तुर्की, जैसे टर्की कहते हैं अंग्रेजी में, तुर्की को उस समय एशिया माइनर कहा जाता था। एशिया माइनर के ये लोग निवासी थे, बार्बर जो थोड़े हिंसक थे, और ये आक्रमणकारियों ने तुर्की से आकर यहाँ पर आक्रमण किया और ये लोग युद्ध की कला में इतने पारंगत थे कि पहली बार ऐसा माना जाता है कि युद्ध में पहली बार लोहे के हथियारों का उपयोग और साथ ही रथों में घोड़े जोतने का उपयोग ये हिटाइटस प्रजाति के आक्रमणकारियों ने ही किया था। मैं पुनः दोहरा दूं, हिटाइटस जो टर्की या एशिया माइनर के थे, वहाँ से आकर इन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों पर हमला किया, उसे तहस नहस कर दिया और इस सभ्यता की समाप्ति के लिए जिम्मेदार बने। हिटाइटस आक्रमणकारियों की सफलता का एक मुख्य कारण था उनके आधुनिक हथियार, उनकी आधुनिक युद्ध शैली, जिसमें लोहे के औजारों का भरपूर उपयोग पहली बार किया गया युद्ध में, और साथ ही घोड़ों को रथ में जोतकर रथ की तीव्रता को बढ़ाने में ये लोग सफल हुए और यही इनकी सफलता का कारण बना। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोज की यदि हम बात करें तो ये शुरुआत हम देख सकते हैं लगभग 1840 में। जो साक्ष्य वास्तव में जो मिलते हैं, तत्कालीन साक्ष्य, इसकी शुरुआत 1840 से हुई और वहां एक उरुक और दूसरा मारी, ये दो जगहें हैं जहां पर लगातार उत्खनन, लगातार खुदाई चली कई सालों तक, और इस खुदाई से, इस उत्खनन से सैकड़ों की तादाद में, बड़ी संख्या में इमारतें, मूर्तियां, कब्र, मुद्राएं, औजार और आभूषण भी प्राप्त हुए। सबसे अहम की बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेज मिले हैं और इन दस्तावेजों का अध्ययन किया जा सकता है। बाइबल के जो पहला भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट, इस ओल्ड टेस्टामेंट में भी कई जगह इस जगह का जिक्र है, इसलिए यूरोप के लोगों ने इसे अपने दिल में बहुत खास स्थान दिया है, ये इसे काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की जो एक पुस्तक है, बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का वर्णन है, जिसका मतलब है सुमेर, जिसका अर्थ है ईंटों से बनी भूमि। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाइबल और सुमेर में एक संबंध है। यूरोप का यात्री और विद्वान लोग मेसोपोटामिया को एक तरीके से अपने पूर्वजों की धरती मानते थे। सन 1873 में ब्रिटिश म्यूजियम ने एक तरीके से मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज का अभियान चलाया, एक कालचक्र चलाया, और जिसका खर्च एक अखबार ने, एक समाचार पत्र ने उठाया। इस खोज में मेसोपोटामिया के एक
पट्टिका की खोज करनी थी, जिस पर बाइबल में जल प्लावन, जिसे हम फ्लड कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध घटना है बाइबल की, जल प्लावन का उल्लेख किया।